चलिएगा, तो अब हम आगे की बात कर लेते हैं। तो अभी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में काफ़ी डिस्कस कर लिया है कि किसके साथ विवाह हुआ था और कौन उनकी फर्स्ट वाइफ थी, सेकंड वाइफ थी, है ना। जैसे मान बाई है, जगत गोसाई है, और सबसे खास देखिए सिर्फ इतनी नहीं थी, है ना, काफ़ी, यानी इन्होंने सबसे ज़्यादा शादी की है मुगल पीरियड में, मुगल काल में इनके द्वारा जितनी विवाह किए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा थे। तो इनके कई सारे विवाह हुए, बट मैंने आप लोगों को 3 वाइफ के बारे में बात की है, समझ गए, मान बाई, देन जगत गोसाई, एंड थर्ड नंबर पे जो नाम आता है वो आता है किसका, थर्ड वाइफ इज नूर जहां। क्लियर। ओरिजिनल नाम क्या था, मेहरुनिसा। मेहरुनिसा जो एक विडो थी, एक विधवा थी, बट उसने फिर विवाह कर लिया किसके साथ, निकाह कर लिया किसके साथ, जहांगीर के साथ। क्लियर। चलिए, तो यहाँ तक की चीजें तो हमने डिस्कस कर ली है। नाउ कुछ और भी चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं, और भी कुछ मुद्दों के ऊपर बात करते हैं जो इनके समय। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, मेहरुनिसा के साथ जो विवाह हुआ है वो हुआ है 1611 में। ये पॉइंट ध्यान रखना, 1611 में विवाह हुआ था, है ना। तो ये नहीं है कि काफी पहले विवाह हो गया, विवाह हुआ 1611 में, आफ्टर बिकमिंग द बादशाह ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के शासक बन जाने के बाद 1611 में विवाह किया था उन्होंने मेहरुनिसा से। और क्या टाइटल दिया था, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, साथ ही लाइट ऑफ द पैलेस। चलिए, अब जब अभी और कुछ चीजें भी गौर करने वाली हैं, क्योंकि सिर्फ इतनी ही बातें नहीं है, ऐसी तो फैमिली बैकग्राउंड और शादी ब्याह के बारे में ही बात की है हमने। नाउ कुछ और मुद्दों के ऊपर बात करते हैं, जैसे कि आफ्टर बिकमिंग द रूलर, नेक्स्ट ईयर his eldest son initiate a revolt against him। तो अगले ही साल इनके सबसे बड़े पुत्र ने क्या कर दिया, रिवोल्ट डिक्लेयर कर दिया। तो इन 1606 की बात होगी, इन 1606 रिवेल किया गया किसके द्वारा, खुसरो के द्वारा। क्या नाम है, खुसरो, हाँ, खुसरो के द्वारा रिवेल किसने किया है, रिवेल किया है इनके पुत्र खुसरो ने। खुसरो किसका पुत्र था, खुसरो था मानबाई का पुत्र। बताया सबसे पहले जो मैंने वाइफ लिखा है मानबाई, भगवान दास की पुत्री थी मानबाई, जो भारमल के ही पुत्र थे। भगवान दास और मान सिंह उनके भाई थे। तो खुसरो हु वाज द सन ऑफ मानबाई created a revolt against his father in 1606। क्लियर। ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको पूछा जाएगा कि राजा बनने के अगले ही साल किसने रिवोल्ट कर दिया था जहांगीर के खिलाफ में, समझ गए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। बट इस रिवोल्ट को कंट्रोल कर लिया था, इसका दमन कर दिया गया था। अब रिवोल्ट में खुसरो की हेल्प किस किसने की है, तो यहाँ पे हेल्प की अगर हम बात करें, खुसरो की मदद किस किसने की थी, तो सबसे पहला ही नाम आ जाता है मानसिंह का। पहला ही नाम किसका आएगा, मानसिंह। सबसे पहले हेल्प किसने की, मानसिंह ने की। क्लियर। सबसे पहले हेल्प किसने कर दी इनकी, मानसिंह। मानसिंह रिश्ते में इनके फादर इन लॉ ही लगते हैं, क्योंकि इनके रियल जो फादर इन लॉ है उन्हीं के भाई है मानसिंह। और मानसिंह का काफी बोलबाला भी था मुगल एम्पायर में, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि ये एक टाइम पर आर्म्ड जनरल भी हुआ करते थे। और महाराणा प्रताप के साथ बैटल ऑफ हल्दी घाटी में यही मुगल सेना के क्या थे, मुगलाई सेना के आर्म्ड कमांडर भी थे, समझ गए। देखिए, मानसिंह के बाद जो सेकंड रूलर थे जिसने इनकी हेल्प की थी, उनका नाम था मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका इज द नेक्स्ट रूलर हु हेल्प खुसरो। क्लियर। एंड थर्ड नेम की अगर हम बात करें, तीसरे नाम की अगर हम बात करें, तो तीसरा नाम आता है फिफ्थ सिख गुरु, 5वें सिख गुरु, फिफ्थ सिख गुरु। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने आश्रय दिया था, इन्होंने अपनी तरफ से समर्थन दिया था, और साथ ही इन्होंने आशीर्वाद भी दिया था। क्लियर। ही ब्लेस्ड खुसरो, इन्होंने खुसरो को अपना आशीर्वाद दिया था। फिफ्थ सिख गुरु, और आप लोग बड़े अच्छे से नाम जानते होंगे, इनका नाम था अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। क्लियर। तो गुरु अर्जुन देव जो फिफ्थ सिख गुरु थे, और यहां से क्वेश्चन और क्या बन जाएंगे, पहला ही क्वेश्चन ये बन जाता है कि फोर्थ जो गुरु थे उनका नाम मैंने आप लोग बताया है, अकबर के काफी अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे, गुरु रामदास, ये फोर्थ थे।
और क्वेश्चन ये आता है कि गुरु रामदास को ही अकबर ने 500 बीघा जमीन अपनी क्या की थी, गिफ्ट की थी, और उसी 500 बीघा जमीन पर एक सरोवर भी हुआ करता था, एक तालाब भी हुआ करता था। वो लैंड इन्होंने क्या किया था, गिफ्ट कर दिया था रामदास को। रामदास ने उस जमीन पर एक सिटी स्टेब्लिश की, दैट इज नोन एज रामदास नगर, आफ्टर सम टाइम दैट नोन एज अमृतसर। क्लियर। तो रामदास नगर ही बाद में क्या नाम से जाना गया, अमृतसर के नाम से। एंड देन उस शहर में, उस सिटी में अर्जुन देव जी ने एक मंदिर बनवाया था, एक गुरुद्वारा बनवाया था सिख धर्म का, जो बाद में जाना जाने लगा स्वर्ण मंदिर के नाम से, गोल्डन टेम्पल के नाम से। और जो गुरुद्वारा है उसका ओरिजिनल नाम है हरमंदर साहब। समझ गए। तो हरमंदर साहब नामक जो गुरुद्वारा है वो बनवाया था अर्जुन देव जी ने। और उस गुरुद्वारे पर बाद में जब 19 सेंचुरी में है ना, 1800 में जब रूल किया था किसने, पंजाब में रंजीत सिंह का जब शासन हुआ, तो रंजीत सिंह ने उस मंदिर में, क्योंकि वो तहस नहस या डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, वो जो गुरुद्वारा था, किसके द्वारा, अहमद साहब अब्दाली। और जब भी ये अफगानी जो अटैक हुए हैं इस दौरान काफी नुकसान हुआ था नादिर शाह के समय पर। तो क्या हुआ, उसका रिकंस्ट्रक्शन कराया, रिनोवेट कराया और उस पर गोल्ड की परत चढ़वाई थी। क्लियर। वो पड़ चुके थे अकबर के टाइम पर। तो अर्जुन देव ने हेल्प की, दैट्स व्हाई ही किल्ड अर्जुन देव एंड इम्प्रेशन्ड हिज सन खुसरो। तो क्या किया इसने, अच्छा ये जो रिवेल था इसे कंट्रोल किया था किसने, शाहजहां ने। ओरिजिनल नेम ऑफ शाहजहां वाज शहजादा खुर्रम। तो शहजादे खुर्रम ने इस रिवोल्ट को कंट्रोल किया था। ये बात ध्यान रखिएगा। इस विद्रोह का पतन या दमन किसने कर दिया था, इन लोगों ने कर दिया था, है ना, पतन कर दिया खुर्रम ने या शाहजहां ने। तो ध्यान से चीजों को समझ लें हम। इन 1606 अराइवल वाज ऑपरेटेड बाय प्रिंस खुसरो फॉर हिज अगेंस्ट हिज फादर। फॉर दैट रिवोल्ट मान सिंह, मिर्जा अजीज कोका एंड 5th सिख गुरु अर्जुन देव हेल्प्ड हिम। क्लियर। बट जहांगीर कंट्रोल दैट रिवोल्ट, या जहांगीर ने इस रिवोल्ट को कंट्रोल किया अपने एक और पुत्र की सहायता से, हु वाज नोन एज शाहजहां और शहजादा खुर्रम। ठीक है। तो इसे रिवोल्ट को कंट्रोल कर लिया। देन ही किल्ड 5th सिख गुरु अर्जुन देव। 5th सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया, और ऐसा कहा जाता है कि इन्हें किसी पानी में या नदी में डुबोकर इनकी हत्या करवाई गई थी। क्लियर। और अगर हम बात करें खुसरो की, खुसरो वॉज इम्प्रेसन्ड। खुसरो को कैद कर लिया गया था, उसे जेल में रख लिया गया था एट द फोर्ट, इन द फोर्ट ऑफ आगरा, आगरे के किले में। और आगरे का किला जो था वो बनवाया था किसने, अकबर ने। तो अकबर के द्वारा जो बनवाया गया आगरा का किला था, उसी में इम्प्रेशन था, उसी में कैद था प्रिंस खुसरो। क्लियर। अभी क्या किया शाहजहां ने, क्योंकि अभी तो कदम जो उठे हैं वो किसके उठे हैं, वो उठे हैं खुसरो के। फिर बाद में कदम उठेंगे किसके, शाहजहां के, क्योंकि आफ्टर दैट ही वांट टू नेक्स्ट रूलर, है ना। तो फिर ये क्या करेगा कि इसने है ना अपना रास्ता साफ करने के लिए खुसरो को ब्लाइंड कर दिया। क्या कर दिया, अंधा कर दिया था। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि पहले तो ब्लाइंड कर दिया, पहले तो उसे अंधा कर दिया। किसने अंधा कर दिया, शाहजहां ने। बट जब कुछ समय के बाद इसको क्या कर दिया, किल्ड भी कर दिया, मार भी दिया। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आफ्टर सम टाइम नहीं, एक लंबा टाइम था, 1606 1606, और इसकी हत्या कर दी गई थी 1622 1622 में। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, कोई डाउट अभी इसमें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो दिस वाज वन ऑफ द चैप्टर ऑफ जहांगीर पीरियड। जहांगीर के ही पीरियड का एक चैप्टर था ये, रिवोल्ट दैट वाज क्रिएटेड बाय प्रिंस खुसरो। चलिए आगे चलते हैं, अब और कुछ मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। जहांगीर को हर दिन अफीम का शौक था, या अफीम खाने की उसको लत थी। ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि किस मुगल शासक को
डेली मदिरा पान या अफीम करने की उसको आदत थी या वो एडिक्टेड था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा जहांगीर। क्लियर। उसी प्रकार हुमायूं की बात की जाए तो उसके समय पर मैंने बताया था वो भी एक काफी नशा करने वाला एक शासक था और वो भांग का नशा किया करता था, है ना, भंगेड़ी था वो। कौन था भंगेड़ी? वो था हुमायूं। और हुमायूं अपने पिता से ही ये सारी चीजें सीखा था। इट मीन्स कि बाबर भी काफी भांग और इन सारी अफीम वगैरह का क्या करता था? नशा करता था। क्लियर। तो ये बात ध्यान रखें, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए अकबर के टाइम की एक इंपॉर्टेंट इवेंट मैंने बताई थी। इन 31 दिसंबर 1600 लंदन की बात हो रही है ना। लंदन में एक रानी हुआ करती थी जिसका नाम था एलिजाबेथ। क्वीन का नाम क्या था? एलिजाबेथ फर्स्ट। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो इन 1599 में फर्स्ट ब्रिटिशर, पहला अंग्रेज, केम इन इंडिया हु वाज नोन एज जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल पहला अंग्रेज व्यक्ति था जो भारत आया था इन 1599 ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ अकबर। अकबर के शासनकाल में बाय द लैंड रूट, जमीनी मार्ग से। क्लियर। और उसी के समय पर एक रोल्फ फ्रिंच करके, रोल्फ फिंच, अगेन अनदर ब्रिटिशर, अनदर इंग्लिश मैन, रोल्फ फिंच केम इन द कोर्ट ऑफ अकबर। वो अकबर के दरबार में आया था। ये सिर्फ अकबर के पीरियड में आया था जॉन मिल्डन हॉल, है ना, और रोल्फ फिंच केम इन हिज कोर्ट। तो ये दोनों लोग आए थे, बट आफ्टर सम टाइम बोथ बैक टू ब्रिटेन। दोनों ही ब्रिटेन चले गए और ब्रिटेन में जाने के बाद इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया था। दैट ग्रुप इज नोन एज एडवेंचरस मर्चेंट एडवेंचरस, है ना, मर्चेंटाइज एडवेंचरस, ऐसा एक व्यापारियों का ग्रुप बनाया, है ना। अभी आप सपोज करिए कि एक दिन ऐसे ही कोई पार्टी वगैरह चल रही थी, रानी की पार्टी थी। रानी की क्या थी? पार्टी। क्या नाम था रानी का? एलिजाबेथ ने कोई पार्टी वगैरह दी होगी जिसमें लंदन के बड़े बड़े व्यापारी लोग, बड़े बड़े लोग आए थे, है ना। तो इसी में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अभी बनी नहीं है, आपको सपोज करना है, बनी नहीं थी। तो उसी कंपनी के को बनाने वाले जो ग्रुप के लोग थे, मर्चेंडाइज वाले, है ना, वो लोग जो थे इस पार्टी में शामिल थे। और इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने रिश्वत देने की कोशिश की। किसे रिश्वत देने की कोशिश की? एलिजाबेथ को। एलिजाबेथ को उन्होंने काफी रिश्वत दी, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि उन्हें लुभाने की कोशिश की, उन्हें लालच देने की कोशिश की। किस तरह से लालच दिया? इन लोगों ने कहा कि हम इंडिया जाकर आए हैं। क्लियर। हम इंडिया जाकर आए हैं और इंडिया की वेलफेयर काफी बढ़िया है, इंडिया में काफी अच्छा वेलफेयर है, काफी संपन्न लोग हैं, लोगों के पास काफी पैसा है और काफी उनका जो आर्ट है, जो कला है, उनके यहाँ पे जो मसाले हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो काफी बढ़िया क्वालिटी के हैं। ये बातें जाकर किसे बता दी? एलिजाबेथ को। क्लियर। और साथ ही उन्हें आइडिया था पुर्तगालियों के बारे में भी, है ना, दे हैव ऑल्सो आइडिया अबाउट पोर्तुगीज। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो आप बगल में देख रहे हैं पुर्तगालियों को, ये इतने संपन्न जो हो गए ना, इतने मोटे मोटे जो हो गए हैं, इनके पास ये जो पैसा आया है वो सब ट्रेड की वजह से आया है और वो ट्रेड कर रहे हैं इंडियंस के साथ या इंडिया के साथ, है ना। तो ये ज्ञान दिया है किसे? रानी एलिजाबेथ को। और परमिशन मांगने की कोशिश की रानी एलिजाबेथ से। देन रानी गेव हिम, या क्वीन गेव हिम परमिशन टू दिस ग्रुप दैट वाज नोन एज मर्चेंडाइज, एडवेंचरस मर्चेंटाइज, टू गो टू ट्रेड विथ इंडिया बट ओनली फॉर 15 ईयर। तो इन्होंने परमिशन दे दी थी 15 ईयर की कि जाइए और जी लीजिए अपनी जिंदगी, है ना, मतलब जाइए और जाके ट्रेड करिए इंडिया के साथ। मतलब ये बात बोल दी किसने? रानी ने। और रानी को यह भी लालच था कि जितना आप इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपका भी प्रॉफिट शेयर रहेगा। तो रानी को एक और प्रॉफिट था इस कंपनी से कि रानी को खुद को भी प्रॉफिट मिलता था। समझ गए? ये कंपनी जितना बिजनेस करती थी, उस कंपनी का, उस बिजनेस का, उस प्रॉफिट का कुछ शेयर या अच्छा खासा शेयर किसे जाता था? रानी एलिजाबेथ को। समझ गए? ये सारी चीजें आगे आपको और काम में आएंगी समझने में। यानी काफी फैमिली इनकम होती थी रानी की इस कंपनी से। अभी परमिशन मिली, देन 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई। देन
दैट टाइम द रूलर ऑफ इंडिया हु वाज नोन एज अकबर। दैट टाइम तो कौन रूल कर रहा था? अकबर रूल कर रहा था। और अकबर का टाइम सभी को पता होगा, 49 ईयर रूल किया है अकबर ने कम से कम। और द रूलिंग पीरियड ऑफ अकबर इज फ्रॉम 1556 टू 1605, 1605 तक। 27 ऑफ अक्टूबर 1605 को उसकी डेथ हो गई थी। और जन्म सभी को पता है 15 ऑफ अक्टूबर 1556 में जन्म हुआ था। जन्म कहां हुआ था? तो यू ऑल नो दैट इन सिंध में एक रेगिस्तानी रीजन में एक छोटा सा शहर आ जाता है जो एक्चुअल में उस समय की रियासत हुआ करती थी। और वहां रूल करते थे एक राजपूत रूलर जिनका नाम था राणा बीर साल। और बुक्स में उनका नाम मिलता है राणा प्रसाद भी। तो राणा प्रसाद या राणा बीर साल के ही महल में अमरकोट में जन्म हो गया था किसका? अकबर का। क्लियर? तो ये पढ़ चुके हैं अपन, रिवाइज करा दिया मैंने। अकबर के बाद यहां इस समय पर जब ये कंपनी बनाई जा रही थी, कंपनी तो अकबर के टाइम बनी, बात तो तय होगी, बट इस कंपनी ने कहा कि चलो अपने को परमिशन लंदन से तो मिल गई, किसने दे दी? रानी से दे दी। अब भैया जब इंडिया आओगे तो इंडिया के राजा से भी तो परमिशन लेना पड़ेगी ना ट्रेड करने की, कि हम आपकी टेरिटरी या आपके लोगों के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं। देन यू हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। आपको इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगी। क्लियर? आपकी गवर्नमेंट ने दे दी तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ थोड़ी कर दिया कि इन्होंने दे दी परमिशन की जाओ ट्रेड कर लो। भैया हमसे तो ले लो, पहले हमारे यहाँ पे ट्रेड करोगे ना तो हमसे तो परमिशन लेना पड़ेगी ना। तो फिर इस कंपनी ने क्या किया? इंडियन रूलर से परमिशन लेने के लिए एक व्यक्ति को भेज दिया। क्लियर? अच्छा, अभी कौन है? अभी है जहांगीर। और जहांगीर के बारे में ऐसा कहा है इतिहासकारों ने कि ही वॉज नॉट अ वेरी ग्रेट रूलर। बहुत अच्छा शासक नहीं था। एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्वालिटी थी, जो टेक्टिकल क्वालिटी थी, जो पॉलिटिकल क्वालिटी होना चाहिए थी, समझ गए ना, प्रशासन की जो क्षमताएं होना चाहिए थी, दैट वाज नॉट इन हिम। उनके अंदर ये सारी एबिलिटीज नहीं थी। जो एबिलिटी अकबर के अंदर थी सेना को लीड करने की, सेना का नेतृत्व करने की। क्लियर? अकबर ने कई ऐसे बहादुरी पूर्वक काम भी किए हैं। और साथ ही अकबर एक बहुत बड़ा निसंची भी था, अच्छा खासा वो आर्चर था। समझ गए ना, बहुत बढ़िया निशाना लगा सकता था अकबर। और ऐसा किया भी था उसने, बता दूं मैं आप लोगों को, इन 1567 एक टॉपिक पढ़ाया है अकबर के टाइम पर, मिशन ऑफ चित्तौड़। चित्तौड़ का मिशन पढ़ा था ना आप लोगों ने। तो ड्यूरिंग द चित्तौड़ मिशन, आप लोग पता है उस टाइम पर चित्तौड़ में रूलर थे राणा उदय सिंह। बट राणा उदय सिंह ने क्या किया? वो अपनी फैमिली को लेकर चले गए उदयपुर या पहाड़ी वाले ऊंचे स्थानों पर, समझ गए। और जयमाल और पट्टा नामक दो सिपाहियों को छोड़ गए कि अब आप ही को रक्षा करना है मेवाड़ की। क्लियर? तब इन्होंने 4 महीने तक घेरे रखा था चित्तौड़ का किला जो था, वो 4 महीनों तक घेरे रखा। और अकबर खुद वहां पर था। वो 3 दिन बाद में रुका भी था चित्तौड़ में, आफ्टर कॉन्करिंग चित्तौड़। तो उस बाहर से जब सीज किया था ना किले को, तब अकबर ने एक तीर मारा था, एक बंदूक से गोली चला दी थी। एक गोली चलाई थी और वो गोली या तो जयमल को लगी थी या फिर पट्टा को लगी थी, जयमल को या पट्टा को, है ना। और उसमें इतनी दूर से गोली चलाई क्योंकि वहां पे किले के ऊपर बैठे खड़े हुए थे जयमाल और पट्टा, अपने सैनिकों के साथ डिस्कस कर रहे थे। और यहां दूर से ही अकबर ने गोली चलाई और वो जाकर डायरेक्ट किसे लगी? जयमल को या पट्टा को। क्लियर? और फिर अगले ही दिन मुगलों ने देखा, या मुगलों ने दूर से देखा कि कई सारी आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। क्योंकि इसके बाद वहां की जो रानियां थी उन्होंने जोहर शुरू कर दिया था। उन लोगों ने क्या किया था? जोहर करने लग गए थे वो, है ना। तो ये लोग समझ गए हैं कि कोई बड़ा राजा ही क्या है, बड़े ही राजा की क्या हुई है? डेथ हुई है। क्लियर? क्योंकि छोटा मोटा राजा या छोटा मोटा कोई व्यक्ति होता तो इतनी आग की लपटें नहीं दिखती, इतना बड़ा जोहर नहीं होता। इतना बड़ा जोहर हुआ है, इट मींस कोई बड़े रूलर की ही क्या हुई है? डेथ हुई है। देन राजपूत फोर्स अब तैयार हो चुकी थी अपनी जान तक लड़ने के लिए, जब तक जान नहीं निकल जाए तब तक लड़ने के लिए। और फिर एक भीषण युद्ध हुआ था दोनों के बीच में। तो इस तरह की जो एबिलिटी थी ना अकबर में, वो एबिलिटी किसके पास नहीं थी? जहांगीर के पास। तो इन्हें क्या पता, लेकिन ये लोग तो आ गए, इन्हें तो पता ही नहीं कि राजा कैसा है, समझ गए ना। किसके दरबार में है ना, यहाँ पे जहांगीर लिख देता हूं, जहांगीर के दरबार में, है ना। अभी क्या हुआ? किसे भेजा? इन 1508 में इन लोगों ने भेज दिया एक व्यक्ति को जिसका नाम था स्टीफन हॉकिंस। क्या नाम था? स्टीफन हॉकिंस। तो इस कंपनी ने भेजा स्टीफन हॉकिंस को कि आप जाइए और परमिशन लीजिए, टू टेक परमिशन फ्रॉम जहांगीर।
टू ट्रेड इन इंडिया, भारत में ट्रेड करने की परमिशन लेने के लिए किसे भेज दिया? हॉकिंस नामक एक व्यक्ति को। और हॉकिंस की बात की जाए ना, तो ये जिस शिप से आया था, जिस जहाज से ये आया था ना, शिप से, पानी के जहाज से, उस शिप का नाम था हेक्टर। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, HACTOR, ट्रोय मूवी में भी एक हेक्टर था, तो ये वो हेक्टर नहीं है, हेक्टर शिप का नाम है। तो हेक्टर नामक एक शिप से आया था, जहाज से आया था। हालांकि इसमें काफी डिस्प्यूट भी है, इसका रेड ड्रैगन नाम भी इसका है ना, इसी शिप को और किस नाम से जानते हैं? रेड ड्रैगन। इसका भी अपना एक इतिहास है। तो रेड ड्रैगन भी पूछ ले अगर एग्जाम में तो वो भी सही होगा, हेक्टर पूछते हैं वो भी सही है। इस शिप से ये आए थे कैप्टन बनकर जहाज के, और फिर आए हैं 1508 में, 1608 में, और आगरा में जाकर मिले हैं। आगरा में दरबार लगा था, तो आगरा में जाकर मिले हैं किससे? जहांगीर से, है ना। तो आगरा के किले में गए, वहां से जाकर परमिशन लेने के लिए किसके पास चले गए? जहांगीर के पास। तो ये बात ध्यान रखना, परमिशन लेने के लिए 1608 में कहां गए थे? आगरा। कैपिटल आगरा ही थी क्या? क्योंकि इन 1599 में ही तो कैपिटल आगरा बना दी थी लाहौर से, लाहौर लेके चले गए थे ना 1585 में। 1585 में अकबर ने कैपिटल कहां ले गया था? लाहौर में। पहले क्या थी? इन 1573 अकबर ने कैपिटल ट्रांसफर कर दी थी आगरा से, कहां? फतेहपुर सीकरी। और 1569 में ही सिटी एस्टेब्लिश की गई थी फतेहपुर सीकरी। एंड देन 1573 में he transferred his capital from Agra to Fatehpur Sikri, and then in 1585 he transferred his capital from Lahore. Then again he transferred his capital to Agra in 1599 from Lahore to Agra. क्लियर? ये हो गया कैपिटल का भी मामला तय। तो लाहौर ही, आगरा ही थी कैपिटल, आगरा पहुंच गए हैं। अच्छा, ये जो व्यक्ति था ना हॉकिंस, इसके अंदर एक बहुत बड़ी खराबी थी, ये बहुत बड़ा गुस्सेल था, है ना। जैसे गुस्सा आता है ना, तो काफी गुस्सेल था, सनकी आदमी था, है ना। अब ऐसे सनकी और गुस्सेल आदमी को भेज दिया परमिशन लेने के लिए। अच्छा, परेशान होके भी आया होगा, इतनी दूर की यात्रा करके आया है, और वैसे ही गुस्सेल आदमी है। तो इसने दरबार में तेज आवाज में बोल दिया जहांगीर से। समझ गए क्या बोल दिया? तेज आवाज में। किससे बोल दिया? वो भले उसमें अकल नहीं है, लेकिन इतनी तो अकल है ना। तो उससे तेज आवाज में जाकर बोल दिया कि आपको हमें परमिशन देना पड़ेगी ट्रेड की। क्या करने की? ट्रेड की परमिशन देना पड़ेगी। ऐसा तेज आवाज में कोई दरबार में अगर बोल दे, और वो भी किससे बोल दे? मुगल बादशाह से, समझ गए ना, जो बात बात में लोगों की गर्दनें कटवा देते हैं, है ना। उनसे जाकर ये तेज आवाज में बोल दे रहे हैं कि भैया हमें परमिशन चाहिए। अभी आसानी से बोलता तो वो और भी परमिशन दे सकते थे, बट जब इन्होंने तेज आवाज में बोल दिया ऐसा कुछ जो सही नहीं लगा जहांगीर को, तो जहांगीर ने उन्हें बोला ठीक है ट्रेड की परमिशन दे देते, व्यापार कर लो तुम, व्यापार करने की परमिशन दे रहे हैं तुम्हें, बट यहां पे तुम अपना ट्रेड सेंटर मत ओपन करना। क्लियर? क्या बोला? यू कैन ओनली ट्रेड विथ इंडिया बट यू कैन नॉट ओपन ट्रेड सेंटर। आपको व्यापारिक केंद्र खोलने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, समझ गए ना। अभी आए थे आपको, और हम कुछ उपहार वगैरह भी दे देंगे, तो कई सारा उपहार वगैरह भी दिया उन्हें, सोना चांदी भी काफी दे दिया, है ना। कई कहानी किस्से उसमें चलते हैं, तो काफी सोना चांदी भी दे दिया, काफी खुश भी कर दिया, बट उसे ट्रेड के लिए ट्रेडिंग सेंटर खोलने की परमिशन नहीं दी थी। क्लियर? यहां तक की चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब ये कंपनी भी बड़ी चालाक थी। कौन सी कंपनी थी? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बड़ी चालाक थी, इससे तो काम चलेगा नहीं। तो हॉकिंस को बुला लिया कि भैया तुमसे ना हो पाएगा, है ना, तुम तो आ जाओ वापिस, तुम हमारे काम के नहीं हो। फिर एक दूसरे व्यक्ति को भेजा। अभी ऐसे व्यक्ति को चुना जो थोड़ा सा नरम स्वभाव का था, थोड़ा सा चालाक था, जो रोना धोना जानता था, जो गिड़गिड़ाना जानता था, जो रो के अपनी इच्छा पूरी करवा ले। ऐसे लोग होते हैं ना कई सारे, जो एकदम गिड़गिड़ाने लग जाते हैं जब उनकी बात पूरी नहीं होती है अपनी बात करवाने के लिए। तो ऐसा एक व्यक्ति था, समझ गए। अभी ये जो व्यक्ति था, ये बड़ा चालाक था। इसको पता था कि ये लोग जो है ना, ये पर्शियन जानते हैं, ये लोग किस भाषा में बात करते हैं, जहांगीर वगैरह ये फारसी वगैरह भाषा जानते हैं। तो ये पहले से तैयार करके आया, अच्छी खासी फारसी में जो है अच्छा फ्रिक्वेंटली बात करना जानता था, समझ गए। तो आया है ये, जिसका नाम था सर टॉमस रो। तो यहां पे नाम लिख दे रहा हूं, सर
टॉमस रो। अभी नाम में ही लगा है रो, तो रोएगा आके, किसके पास आके रोएगा? जहांगीर के पास। और आकर क्या कहेगा कि शहंशाह हमें परमिशन दे दीजिए ट्रेड सेंटर ओपन करने की। ट्रेड की तो दे दी है, थोड़ी सी और कोशिश करिए तो और परमिशन दे दीजिए। तो ऐसा सर टॉमस रो आया है। ये आया है 1615 में। इन 1615 में ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ जहांगीर, एंड इन 1616 ये जहांगीर से मिला। 1616 में जहांगीर के पास गया और अजमेर में मिला। ये जहांगीर से कहाँ मिला? अभी मुगल बादशाह तो घूमते फिरते रहते थे, कभी कहाँ है ना। ये कोई ऐसे आम लोग नहीं थे। ये हम पढ़ते टाइम पे ऐसा लगता होगा, बट इनके पास काफी शानो शौकत थी और काफी सब कुछ रहता था, काफी नौकर चाकर रहते थे। इनके अलग ही इनके जलवे थे उस टाइम पर भी। तो ये तो घूम रहे थे। ये तो कहाँ थे? तो अजमेर में थे। हो सकता है अजमेर शरीफ की दरगाह में गए हों, है ना, माथा टेकने के लिए, सजदा करने के लिए। क्योंकि आप लोगों ने अकबर पढ़ा था, अकबर अपने पूरे शासनकाल में 2 बार अजमेर गए थे, और वो भी नंगे पैर। क्लियर? बिना कोई भी चप्पल या जूते धारण किए बिना ही वो पैदल गए, नंगे पैर गए। कहाँ गए? अजमेर गए थे। क्योंकि अकबर तो काफी फॉलो करते थे ना सूफी संतों को। उनके तो एक टीचर भी थे सूफी, जिनका नाम क्या था? शेख सलीम चिश्ती। और ऐसा कहा जाता उन्हीं के आशीर्वाद से उनके यहाँ पे जहांगीर का जन्म हुआ था। ऑब्वियसली अब जहांगीर का जन्म ही सूफी संत के आशीर्वाद से हुआ, तो जहांगीर भी गए ही होंगे अजमेर। और अजमेर क्या करने गए होंगे? अजमेर जो ख्वाजा गरीब की नवाह पर की दरगाह पर अपना सजदा करने ही गए होंगे। चलिए, तो इन 1616 में मिलने गए हैं जहांगीर से टू टेक परमिशन फॉर ट्रेड सेंटर ऑल्सो। देन जहांगीर को काफी इम्प्रेस किया, है ना, ही इम्प्रेस्ड जहांगीर। इन्होंने काफी इम्प्रेस किया, काफी नई नई टेक्निकल चीजें लेकर आए। कहां से? यूरोप से या ब्रिटेन से काफी टेक्निकल चीजें लाए हैं और उन्हें बताई हैं कि देखिए ये ऐसा ऐसा है। और जहांगीर तो पहले ही इतना अकल दिमाग तो था नहीं कि ये क्यों बोल रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है ना। वो तो वैसे ही आप लोग पता है, वैसे ही अफीम का नशा वगैरह किया करता था, तो कुछ थोड़ी बहुत इन्होंने पिला भी दी होगी, है ना। कि लोग पहले तो आप जो है थोड़ा सा लिकर का सेवन, अच्छा वो भी लेकर आया होगा वहां से, है ना, नई प्रकार की। ये वाली जो है ये ज्यादा अच्छी है, इनसे ज्यादा अच्छा नशा आपको चढ़ेगा। तो काफी ब्राइब कर रहा होगा, काफी अपनी बातों में फुसलाया होगा। देन जब लगा कि अब तो ये पूरा अपनी बोतल के अंदर आ चुके हैं, देन टेक परमिशन फॉर ट्रेड सेंटर। क्लियर? अच्छा, ये लोग काफी, है ना, घूमने फिरने भी गए, काफी शिकार वगैरह करने भी गए, कहीं राजस्थान में, कहीं कहीं, है ना। बाद में उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो कई व्यापार की परमिशन लेने के बाद ये दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई, और ये लोग अच्छा जो है उसके लिए भी जाते थे, क्या करने? सैर करने के लिए, शिकार करने के लिए। और एक बड़ी पोस्ट भी जहांगीर ने बाद में टॉमस रो को दे दी थी। चलिए, तो यहाँ पे 1616 में मिल गए हैं, परमिशन भी इन लोगों ने दे दी है। एंड देन फाइनली दे इस्टेब्लिश ट्रेड सेंटर इन कोस्टल रीजन, है ना। सबसे पहले सूरत में बनाया था इन्होंने अपना। ऑफिशियल बात की जाए तो साउथ इंडिया में, देन आगरा में, सूरत में। तो कोस्टल रीजन में इनके ट्रेड सेंटर्स बने थे। वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम ये पढ़ेंगे ना, तो काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे इनके ट्रेड सेंटर्स के बारे में। चलिएगा, तो अब हम आगे के मुद्दों के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये भी एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ हिस रूलिंग पीरियड। इन्हीं के रूलिंग पीरियड का एक बहुत बड़ा चैप्टर, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था, कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से कि कौन आया था, कब आया था, कब नहीं आया था, किसने परमिशन ली थी, किसको मिली थी, किस जहाज से आया था, जहाज का क्या नाम था। so many questions of that chapter that comes in examinations. क्लियर? चलिए अब मुद्दे पर आते हैं और अब दूसरे किसी चैप्टर की बात करते हैं।